हाँ जी, वेलकम बैक। एक दफा फिर अस्सलाम वालेकुम। दो स्पेशल चैप्टर्स जो कि इस सेशन का टारगेट है और दोनों के दोनों परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले साइड पे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 2 से लेके 5 तक जो ब्रेकअप है वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, और कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 6 से लेके 10 तक ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद परफॉर्म कैसे होता है, खराब हो जाए तो क्या होगा, फलाना हो तो किस तरह से होगा। आइडियली इस चैप्टर को चैप्टर 6 के साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर जब आप कर लें और चैप्टर 6 भी आप कर लें तो आपने दोनों से कलेक्टिव मतलब, क्योंकि चैप्टर 6 बताता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने की किस्म है ब्रीच, और ब्रीच के बाद आपको उसकी कंपनसेशन वगैरह मिलती है। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो कि आपको बता रहा है कि अगर ब्रीच होगी तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक सफे का बेचारा चैप्टर है मासूम साहब। सबसे पहले तो वर्ड ब्रीच पे बात करते हैं। ब्रीच का क्या मतलब है? ब्रीच का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा था कि अगर मैं आपको 8,000 रुपए दूं तो क्या आप मुझे 1 किलो चिलगोजा देंगे। अब ऐसे में अगर वो ड्यू टाइम पे जो खान साहब ने वादा किया था कि वो चिलगोजे प्रोवाइड करेंगे, खान साहब इनकार कर दें, कॉल करके कहें नहीं भाई मैं चिलगोजे आपको डिलीवर नहीं कर सकता, या खान साहब अपनी दुकान बंद करके गायब हो जाए, तो भी इसको इनकार तस्वर किया जाएगा। तो ब्रीच कब होती है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर व्हेन अ पार्टी ईदर रिफ्यूजेस, या तो इनकार कर दे, और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करे, अदर देन वो सिचुएशन जहां परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज कर दिया लॉ ने। लॉ कभी कभी परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज कर देता है, आपको मार्जिन दे देता है। कैसे मार्जिन दे देता है? अगर एक चीज इम्पॉसिबल हो जाए, एक इलीगल हो जाए। वही वाली बात है कि किसी ने दूसरे से पतंगे सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में गवर्नमेंट ने कह दिया पतंगे तो हम सप्लाई करेंगे, हमारे अलावा कोई सप्लाई नहीं करेगा। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें एक बंदे ने अपने हिस्से का परफॉर्मेंस अदा करनी थी, पतंगे सप्लाई करनी थी, अब वो सप्लाई कर नहीं पा रहा क्योंकि ही इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। लॉ ने उसे कह दिया कि नहीं अब तुमने नहीं सप्लाई करनी। अब इस चीज को ब्रीच नहीं कहेंगे। जहां लॉ या इम्पॉसिबिलिटी है इस वजह से हम ना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सके तो ब्रीच नहीं है। इसका मतलब है ब्रीच बदनीयती पे मुश्तमिल है। जब एक बंदा अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो ये बड़ी प्यारी डिस्क्रिप्शन है कि ब्रीच इज जब एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट खुद से तोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के वक्त या तो इनकार कर दे या अपने हिस्से की जिम्मेदारी सही से अदा ना करे, तो हम कहते हैं कि यहां पे हमारे पास ब्रीच हो गई। अब जब ब्रीच होती है तो ब्रीच पे कंपनसेशन क्या मिलेगी? जब एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो ये तो तय है कि एक जालिम है और एक मजलूम है। मजलूम वो है जो कि अपने हिस्से की परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार था, और जालिम कौन है? जिसने ब्रीच कर दिया। अब 8,000 रुपए वाला तो 8,000 रुपए देना चाहता है, लेकिन चिलगोजे वाले भाई साहब गायब हो चुके हैं, भाग गए हैं, इनकार कर चुके हुए हैं। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा हो तो अगला बंदा अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दे, तो आपका राइट है कि आप कहें बस खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और आप अदालत जाके कहें मुझे कंपनसेशन चाहिए, मेरा जो मेरे साथ जुल्म हुआ है मुझे उसकी तलाफी चाहिए। कंपनसेशन किस तरह से मिलती है? कंपनसेशन के बहुत सारे रूल्स में से एक बड़ा फेमस रूल होता है डैमेजेस का। डैमेजेस में क्या होता है कि जब आपके साथ बुरा हुआ है तो आप अगले बंदे से कहते हैं कि अब तुम मुझे इसके पैसे हर जाने के तौर पे अदा करो, जितना मेरा नुकसान हुआ उतना नुकसान अब तुमने अदा करना है। तो अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और अगले बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट टूटने से आपको 25,000 का नुकसान हो गया, तो आप ये नुकसान सामने वाले बंदे से मांग सकते हैं। इस चीज को डैमेजेस कहते हैं, जिसमें मजलूम अपने आप को होने वाले नुकसान को सामने के जालिम बंदे से क्लेम करता है कि तुम ये नुकसान मुझे भरपाई करके दो। तो इसको हम इंडेमनिफाई करना भी कहते हैं, इसको हम कंपनसेट करना भी कहते हैं। जब हम नुकसान की भरपाई करते हैं तो दो मशहूर तरह के नुकसान होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेज, एक को हम कहते हैं स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज होते हैं जो सामने सामने के वाजे नुकसान होते हैं। स्पेशल डैमेज होते हैं जो थोड़ा सा पीछे के थोड़ा सा इनडायरेक्ट नुकसान होते हैं। तो अगेन ए ने बी को कहा कि मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा, तो आपने मुझे 25 तारीख को चिलगोजे सप्लाई करने हैं 1 किलो। तो ये बात तय हो गई। ये तय होने के बाद फिर ए ने किसी और से मार्केट में बात नहीं की, हालांकि मार्केट में उस टाइम पे जिससे भी डील करते ना 26 तारीख की 25 तारीख की लोग अच्छे रेट पे दे रहे थे। इसने खान साहब से डील कर दी, पक्का होके बैठ गया। हुआ ये कि डिलीवर होने से 1-2 दिन पहले अचानक से चिलगोजे की मार्केट में आग लग गई। आग से मुराद दूसरी वाली आग लग गई, लोग तेजी में आ गए और जो है वो चिलगोजे का रेट बढ़ के 11,000 पे पहुंच गया।
ड्यू डेट पे ये खुश था कि शुक्र है मैंने अच्छे टाइम पे खान साहब से रेट की डील कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब सिर्फ उस दिन खान साहब ने मुझे चलगोजे देने और मैंने उन्हें पैसे देने, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का टाइम है। वो जो ऑफर और एक्सेप्टेंस थी उससे कॉन्ट्रैक्ट बना था, और अब हम क्या बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है। अब ड्यू डेट पे खान साहब मुकर गए, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो चलगोजे नहीं सप्लाई करने। तो अगर वो मुकर गए तो आप अदालत जाके कह सकते हैं कि जी मेरा नुकसान हो गया। नुकसान कितना हुआ, इस वक्त चलगोजे खरीदने के लिए 3,000 इजाफी खर्चने पड़ेंगे। ये 3,000 मुझे क्यों खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि अगले बंदे ने इनकार किया। तो ये सामने सामने का बड़ा वाज़ेह नुकसान है, ये आपको हमेशा मिलता है। और नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस है उसका डिफरेंस होता है। तो मार्केट में अगर चलगोजे महंगे हो गए और आपको सस्ते में डील हुई थी तो आपको ऊपर की 3,000 की कंपनसेशन जो है वो मिलेगी। फर्ज करें जिसने पैसे देने थे अगर वो ड्यू डेट पे पैसे ना दे और चलगोजे देने वाला चलगोजे लेके तैयार बैठा हो और उस दिन मार्केट में चलगोजे की कीमत 6,000 हो चुकी हो, तो उसने आपसे डील किया था, उसे 8,000 मिलना था, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अब उसे मार्केट में कितना मिल रहा है 6, तो वो 2,000 की कंपनसेशन आपसे लेगा। अगेन मार्केट प्राइस 6,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8,000। तो हमेशा हम डिफरेंस निकालेंगे मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को आपस में कंपेयर करके। तो क्या हमें ऑर्डिनरी डैमेज समझ आ रहे हैं जो सामने सामने बड़े क्लियर कट होते हैं। तो लॉ ये कहता है कि व्हिच अराइज नेचुरली इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम ब्रीच इटसेल्फ। नॉर्मली ये डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस एट डेट ऑफ ब्रीच। ब्रीच वाले दिन मार्केट में क्या चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या तय हुआ था। देन हम आ जाते हैं कि इनडायरेक्ट डैमेज पे। उसमें क्या होता है, ए ने 8,000 रुपए देके 25 तारीख को खान साहब से चलगोजे पकड़ने थे और अगले दिन उसके पास एक कस्टमर मौजूद था जो कि कराची का था और उसने कहा हुआ था कि मैं 10,000 रुपए दे दूंगा अगर तुम मुझे 26 तारीख को चलगोजे सप्लाई कर दोगे सुबह सुबह। 25 की शाम इसने खान साहब से चलगोजे पकड़ने थे और 26 की सुबह उसको सप्लाई कर देना था। कितने पे, 10,000 पे। 2,000 उसे प्रॉफिट हो जाता। खान साहब ने चलगोजे सप्लाई नहीं किए और उन्होंने कहा यार अभी नहीं है, 2 दिन बाद चलगोजे चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो इसने कहा नहीं आपने मेरे साथ जुल्म किया, नाइंसाफी की है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब एक तो डिफरेंस ये है कि मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरा चलगोजे टाइम से ना मिलने पे वो जो मिस्टर ए है उसका अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टर्ब हो गया। अब ये एक इनडायरेक्ट लॉस है। जो डायरेक्ट लॉस है यानी कि ऑर्डिनरी डैमेज आपको लाजमी मिलेगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट लॉस है, अब यहाँ पे जिसने चलगोजे टाइम से नहीं सप्लाई किए उसको तो पता भी नहीं था कि इसने आगे किसी से 2,000 आगे की डील की हुई है, तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कॉमन रूल है कि ये बताना चाहिए। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आप उन खान साहब को कहें कि देखिए मुझे 25 तारीख को इसलिए चलगोजे चाहिए कि 26 की सुबह मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने उसे परफॉर्म करना है। अगर आपने मुझे टाइम से ना दिया तो अगले कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी मेरा नुकसान होगा फिर मैं आपसे कंपनसेशन लूंगा। अगर खान साहब ने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस चीज को एग्री किया तो फिर अब जब आपका ये इनडायरेक्ट नुकसान हुआ है तो ये आप उन खान साहब से रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे में स्पेशल डैमेज में क्या होता है, राइजिंग ड्यू टू स्पेशल लॉसेस व्हिच आर इन रीजनेबल नॉलेज ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर सफर टू एग्री पार्टी ड्यू टू ब्रीच। ब्रीच की वजह से हुए हैं लेकिन इनडायरेक्ट लॉस है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ रहा है। एक चीज अगर अचानक से अगला बंदा सप्लाई नहीं करेगा तो जो मार्केट में उसकी कीमत होगी और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका जो डिफरेंस है वो ऑर्डिनरी डैमेज है। स्पेशल डैमेज है उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने पे जिस बंदे के साथ नाइंसाफी हुई है उसको किसी और आगे किसी और वजह से और भी नुकसान हो रहा हो। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके और फिर उसके बाद आगे को और काम भी कर रहे होते हैं। तो अगर ये हमेशा मिलेगा और ये तब मिलेगा जब पहले से नॉलेज में होगा। फिर डैमेजेस में एक थोड़ा सा आगे एडवांस फॉर्म आ जाती है, रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। रिमोट कहते हैं बहुत दूर की बात को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लॉ का एक रूल बताता हूँ कि ऐसे है, मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ। आप उसमें एक अगर लगाते हैं और आप थोड़ा साइड पे चले जाते हैं, फिर आप उस अगर में एक और अगर लगाते हैं, थोड़ा साइड पे चले जाते हैं, फिर चलते 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 अपने ही सवालों में फंसे फंसे एकदम से कहते हैं कि सर अगर वो गाड़ी वैसी बारिश से धुल गई फिर क्या होगा। तो असल मुद्दा ही मर गया होता बेचारा। जो हम असल जहां से कहानी शुरू की थी वो खत्म हो गई होती है और आप बहुत दूर जा चुके हुए होते हैं। तो जो इतना दूर चला जाए उसको काउंट नहीं करना। तो डैमेजेस में भी ऐसा है कि जैसे उस दिन चलगोजे टाइम से ना होने की वजह से जो अगली पार्टी को चलगोजे सप्लाई नहीं किए वो तो इनडायरेक्ट है और नजर भी आ रहा है सामने सामने। अब वो मिस्टर ए कहे कि जी क्योंकि तुमने मुझे चलगोजे उस वक्त सप्लाई नहीं किए और चलगोजे सप्लाई ना करने की वजह से जो है वो मेरा दिल टूट गया
और उसके बाद जो है वो मैं बड़ा गमगीन रहना शुरू हो गया। और फिर जो है 2-3 साल बाद मुझे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हें हो गया। और 10 साल बाद मुझे उस वजह से हार्ट अटैक भी हुआ कि उस दिन से मेरा दिल कमजोर होना शुरू हो गया था। अब मेरी मेडिकेशन भी तुम अदा करो, क्योंकि तुमने उस दिन मुझे चिलगोजे नहीं सप्लाई किए थे। तो ऐसे में वो खान साहब उतने ही उलझन में आएंगे जितना मैं थोड़ी देर पहले उलझन में आ गया था, यार कितनी दूर जा रहे हो, वापस आओ। तो रिमोट और इनडायरेक्ट बात, यानी कि सम टाइम टेक्निकली हो सकता है वाकई खान साहब, वो जो बंदा जिसने पैसे लिए थे, पैसे देने थे, शायद उसका दिल वाकई इस वजह से कमजोर होना शुरू हो गया हो, शायद वो इस वजह से उसे गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो गया हो। तो शायद हम इसको रिलेट तो कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी दूर की बात है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई आप पढ़ाई करने बैठे थे और आप कौसाई कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स दोहरा रहे थे कि अचानक से घर वालों ने जो है वो आपको एक काम से भेज दिया, पेपर आने में भी महीना था। आप जब वापस आके बैठे काम करके घर का, तो वो आपका दिल ही नहीं कर रहा था पढ़ने का, आप डिमोटिवेट हो गए, आपने वो टॉपिक ही छोड़ दिया। 1.5 महीने तक तैयारी करते करते पेपर में जब जाके बैठे तो वो सवाल नजर आ गया, आपको अचानक से वो सारा किस्सा याद आ गया, आपका दिल इतना खराब हुआ कि आपका पेपर फेल हो गया। तो घर आके आपने घर वालों को कहा कि आपने मेरा पेपर फेल कराया है। तो घर वालों ने कहा बेटा जरा साबित तो करो। तो आपने कहा आज से ठीक 45 दिन पहले, उस दिन जो आपने मुझे बाजार एक काम करने के लिए भेजा था, उस वजह से मेरा आज का पेपर फेल हो गया। उन्होंने कहा बेटा अगर इतनी दूर की वजह से तुम्हारा पेपर फेल हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा हुआ फेल हुआ, फिर तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब तुम 45 दिन पुरानी बात पे आज दिल गमगीन करके और पेपर फेल कर दो, तो नो डाउट तुम्हारा दिल दुखा होगा, लेकिन इतनी को लुट नहीं मची हुई कि इस बात पर हम मान लें कि हमारी वजह से पेपर फेल हुआ है। तो रिमोट डैमेजेस क्या होते हैं, होते तो कहीं ना कहीं घूम फिर के उस वजह से हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि हम क्लेम करें। सम लॉसेस क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आर कंसिडर टू रिमोट, बहुत दूर के समझे जाते हैं फ्रॉम द ब्रीच दैट इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट द डिफेंडेंट टू कंपनसेट द क्लेमेंट। क्लेमेंट क्लेम कर रहा है मुझे पैसे दो, डिफेंडेंट वो जिस पर इल्जाम लग रहा है। तो अब ऐसे में अगर हम उनसे कहें, खान साहब से कहेंगे जी वो जो दिल का मेरा स्टंट डला है उसके पैसे भी तुमने देने हैं, तो ये बड़ी नामुनासिब बात हो जाएगी। नो कंपनसेशन इज टू बी गिवन फॉर एनी सच रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज। तो क्या ये हमें 2-3 तरह के लॉस समझ आए? 3 तरह के लॉस हो गए, ऑर्डिनरी, स्पेशल और रिमोट। ऑर्डिनरी हमेशा मिलेगा, स्पेशल अगर बताया हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और रिमोट कभी भी नहीं मिलेगा। यहां पे किताब 3-4 रूल्स बताना चाह रही है कि जब भी आपने कंपनसेशन वगैरह को हिसाब किताब लगाना है, कुछ बातें जहन में रखनी है। जिस पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, जो राइटली कैंसिल करे, साइन का मतलब कैंसिल करे, जो राइटली कैंसिल करे कॉन्ट्रैक्ट, उसको हक है कि वो कंपनसेशन मांगे दूसरे से। बड़ी कॉमन सी बात है, जो बंदा राइटफुली कह रहा है यार तुमने तो ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, तो जब जो बंदा हक पे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा है उसके पास हक है कि वो दूसरे बंदे से कंपनसेशन मांगे। कौसाई कॉन्ट्रैक्ट में भी डैमेजेस के वही रूल्स हैं जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट में, यानी अगर कौसाई कॉन्ट्रैक्ट भी टूटेगा तो उधर भी उसी तरह से आपको डैमेजेस मिलेंगे जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं। फिर 2 बड़ी स्पेशल सी बातें हैं। जब आप लॉस को एस्टिमेट कर रहे होंगे तो आपने देखना आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे, आप उस लॉस से कैसे कैसे बच सकते थे। दूसरा, एग्री पार्टी ने भी लॉस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। तो हुआ ये कि उस दिन जब चिलगोजे सप्लाई नहीं हुए, जब उन्होंने इनकार किया, तो इसको चाहिए था कि अगले दिन का इंतजार ना करता, सुबह तक जल्दी से जल्दी मार्केट से देखता कि कहां कहां कितने कितने में चिलगोजा अवेलेबल है और फौरन से बचाने की कोशिश करता। ये खान साहब से कहते भाई आपके पास कुछ पड़े हैं, तो वो कहते थे यार आधा किलो मेरे पास पड़े हैं। तो आप कहते चलो आधा किलो आप दे दो, बाकी आधा किलो बाद में दे देना, और जो नुकसान हुआ मैं आपसे ले लूंगा, और बाकी आधा किलो आपने मार्केट से महंगा लिया। तो आपके पास ऑप्शन थी कि आप आधा किलो पुराने रेट पे ले लो और आधा किलो नए रेट पे। अब आपने ये ऑप्शन अगर एक्सरसाइज नहीं की और जिद में आ गया और सारा का सारा मार्केट से जाके महंगा चिलगोजा लिया, तो फिर खान साहब को उसका जुर्माना नहीं पड़ेगा। हम हमेशा देखेंगे व्हाट वर मींस अवेलेबल टू यू, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थी आपके पास, आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते थे। फिर नुकसान बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। आपने पहले बताया था कि तुमने अगर चिलगोजे सप्लाई नहीं किए तो अगले दिन सुबह 26 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो खराब हो जाएगा। तो अब खान साहब ने जब इनकार कर दिया तो इस बंदे ने जो है ना सोचा कि अब मैंने जुर्माना तो खान साहब से ही लेना है, तो जरा और तब चढ़ी हुई थी, खान साहब को गुस्सा निकालना था। इसने दूसरी पार्टी जिसको सुबह 26 को देना था उसको कहा जी सुबह मुश्किल है, शाम तक आपको दे दूं, और ना दिया तो बेशक आप 4000 रुपए इजाफी जुर्माना कर देना।
और उधर से खान साहब शाम तक भी नहीं दे पाए थे, लेकिन खान साहब से ये शाम वाली एक्स्ट्रा बात तो नहीं हुई थी, ये तो आपने खुद ही से डैमेज को बढ़ाया है। तो अगर आपने खुद से डैमेज को बढ़ाया है तो फिर वो कंपनसेशन आपको नहीं देंगे। ये ड्यूटी एग्री पार्टी की कि तमाम रीजन स्टेप्स लेके लॉस मिटिगेट किया जाए। वो ऐसे लॉस की कंपनसेशन नहीं ले सकता जिसको बचाया जा सकता था। तो वो लॉस, वो डैमेज, वो नुकसान जो आपने खुद करवाया, जो आप बचा सकते थे और आपने नहीं बचाया, जो आपने खुद अपने गले ले लिया, वो फिर जो जालिम है उसके जिम्मे नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप लॉसेस की कंपनसेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले देखना ये है कि जो मजलूम है उसने कैलकुलेट करना है, फिर देखना है मजलूम के पास ऑप्शंस क्या क्या थी, फिर देखना है मजलूम अगर लॉस बचा सकता था किसी तरीके से और उसने नहीं बचाया, जान के होने दिया, तो फिर वो उतना हिस्सा रिकवर नहीं कर सकता। अब ये साबित कैसे होगा कि वो बचा सकता था या नहीं, ये अदालत का मसला है। हमने सिर्फ ये रूल बता देना है। क्या डैमेजेस से रिलेटेड बात समझ आ रही है? ये चारों रूल समझ आ रहे हैं? कोई अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड? ऑल क्लियर? देन किताब हमें पेनल्टी की रूल्स बताती है। वो कहते हैं जिस तरह से डैमेजेस है ना, उस तरह से एक और कॉन्सेप्ट भी होता है पेनल्टी का। समटाइम ब्रीच हो जाती है तो आप पेनल्टी चार्ज करते हैं। डैमेजेस क्या है? जितना आपका नुकसान हुआ आप दूसरे से उसका हर्जाना मांग रहे हैं। पेनल्टी आपका नुकसान नहीं हुआ लेकिन आप दूसरे को नुकसान करना चाह रहे हैं। याद रहे, डैमेजेस मजलूम की हिमायत के लिए है कि मजलूम का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। जालिम को सजा नहीं दे रहे, मजलूम की हिमायत कर रहे हैं। और पेनल्टी में जालिम को सजा दे रहे हैं कि भाई तुमने रूल तोड़ा है, तुम्हें जुर्माना होगा। ये ऐसी है जैसे आप सिग्नल तोड़ दें तो पुलिस वाला आके आपको जुर्माना कर दे 2000 रुपए का। तो ये जो आपको जुर्माना किया, आपने किसी का नुकसान थोड़ी किया है, लेकिन आपको इसलिए जुर्माना किया कि आपने गलत हरकत की है। हाँ, लेकिन अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल उसकी बाइक किसी दूसरे बंदे की बाइक से टकरा जाए और दूसरे की बाइक आपकी वजह से उसको नुकसान हो गया, उसकी चेन खराब हो गई, उसका मडगार्ड टेढ़ा हो गया, या जो भी आपने उसका नुकसान किया, वो आपसे उसकी कंपनसेशन मांगता है। ये डैमेज होता है। डैमेज में एक बंदे ने दूसरे का नुकसान कर दिया होता है और दूसरा बंदा आपको सजा नहीं देता, अपना नुकसान आपसे भरपाई करवाता है कि यार मेरा क्या कसूर है, मैं तो सुकून से जा रहा था। और पेनल्टी में क्या है? नुकसान हुआ या नहीं हुआ, एक अमाउंट तय कर ली जाती है। तो पेनल्टी कब होती है? पार्टीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ही पहले से तय कर लेते हैं कि भाई जो गलत करेगा उसको इतने पैसे डैमेजेस के तौर पे देने पड़ेंगे। तो इसको डैमेजेस कहना मुनासिब नहीं है, इतने पैसे पेनल्टी के तौर पे देने पड़ेंगे। तो अगर ए ने बी से कहा था कि उस दिन आप मुझे सप्लाई करेंगे चिलगोजे और मैं आपको 8000 रुपए दूंगा और आप 1 केजी चिलगोजे सप्लाई करेंगे, हम में से जो मुकर के अपने एग्रीमेंट से वो दूसरे को 2000 रुपए जुर्माना देगा। तो उस दिन मार्केट में क्या रेट था क्या नहीं था इररिलेवेंट हो जाएगा। उस दिन पैसे वाले ने पैसे नहीं दिए या चिलगोजे वाले ने चिलगोजे नहीं दिए, व्हाटसोएवर, जिस भी पार्टी ने दूसरे के साथ गलत किया उसको सजा होगी और उसको 2000 रुपए का जुर्माना होगा। तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में एग्री एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन की ब्रीच पे एक सर्टेन स्पेसिफाइड सम पे किया जाएगा। अगर आपने पहले से तय किया हुआ है तो ये पेनल्टी होगी, लेकिन सम टाइम ये पेनल्टी कहलाएगी, सम टाइम नहीं कहलाएगी। अब ये पेनल्टी कब कहलाएगी? जब ये एग्जैजरेटेड होगी, थोड़ी ज्यादा अमाउंट होगी, एंड डिस्प्रोपोर्शनेट होगी डैमेज से, जब इसका नुकसान से ताल्लुक नहीं होगा। अगर पार्टीज पहले से तय कर लें कि ठीक है जी उस दिन मार्केट में जितनी भी प्राइस ऊपर बढ़ गई उसका 90% मैं दूंगा, तो ये भी डैमेज है, ये पेनल्टी नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान से प्रोपोर्शनेट ताल्लुक है। पेनल्टी वो है जो थोड़ी बढ़ी हुई है और उसका नुकसान से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। देन अगर जरूरत से ज्यादा बड़ी पेनल्टी रख दी जाए तो भी अदालत बीच में कूद पड़ेगी। अब 8000 रुपए के जो चिलगोजे हैं उसके ऊपर एक बंदा दूसरे से कहे भाई मैं 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पे तुमसे लूंगा, तो अगर वो ब्रीच भी हो जाए तो पूरा 50,000 नहीं, अदालत में जाके अदालत उसको रीजनेबल जितना नुकसान हुआ है वहां तक डाउन करने की कोशिश करेगा। तो अगर पार्टी कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड पेनल्टी सेट कर लें तो भी लॉ आपको रीजनेबल कंपनसेशन देगा, खास अमाउंट से बड़ी भी कंपनसेशन नहीं देगा। एंड फाइनली इसमें हम कहते हैं कि जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, अभी तक हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि खान साहब ने पिस्ते सप्लाई नहीं किए। भाई खान साहब तो पिस्ते नहीं किया था, चिलगोजे सप्लाई नहीं किए, लेकिन हो सकता है उन्होंने चिलगोजे सप्लाई कर दी और पैसे देने वाले ने पैसे ना दिए, और ये तय हुआ हो कि पैसे देने वाला अगर पैसे नहीं देगा तो पर डे 2% इंटरेस्ट पड़ेगा। तो ये भी पेनल्टी की किस्म है, डैमेज की किस्म नहीं है, याद रहेगा। तो पेनल्टी की गिनती की बातें हैं कि पेनल्टी हुआ जो पहले से तय हो, ये अमाउंट पेनल्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर बड़ी भी होगी और डिस्प्रोपोर्शनेट होगी तो पेनल्टी कहलाएगी, जरूरत से ज्यादा बड़ी होगी तो रीजनेबल कंपनसेशन मिलेगी। और अगेन जो इंटरेस्ट है उसको भी हम पेनल्टी की किस्म कहेंगे, डैमेज की किस्म नहीं कहेंगे। जी, इंटरेस्ट असल में हमने क्या कहा है, पेनल्टी का नुकसान से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपके यहाँ इंटरेस्ट का डायरेक्ट ताल्लुक है। इंटरेस्ट तो लिखा हुआ है ना, 2% ऑफ
द टोटल अमाउंट पर डे, तो ये तो प्रोपोर्शनेट हो गया। क्या ये लॉस की परसेंटेज है? नहीं। क्या ये हम कंफर्म बता सकते हैं कि उस पेमेंट के लेट होने से हर दिन 2% का नुकसान हुआ होगा? ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसका नुकसान से ताल्लुक नहीं है, ये आपने रकम के ऊपर डिपेंडेंट किया है, नुकसान के साथ प्रोपोर्शनेट नहीं किया। तो इंटरेस्ट में होता है कि एक बंदा अगर अपने से के पैसे टाइम से ना दे तो जितना देर से पैसे देता है उतने टाइम का वो इंटरेस्ट देता है जुर्माने के तौर पे। तो इंटरेस्ट को ये कह रहे हैं जुर्माना काउंट करना है, हर्जाना या डैमेजेस काउंट नहीं करना है। डन। कोई और अगर एक दो क्विक सवाल? अगर पेनल्टी भी तय की हो ना और फिर डैमेजेस तय करनी है क्या सिर्फ पेनल्टी? अगर पेनल्टी तय हुई हुई है तो क्या डैमेजेस होंगे? अगर पहले से पेनल्टी तय की हुई है तो फिर डैमेजेस साइड पे हो जाएंगे, फिर आप डैमेजेस के अल्टरनेट के तौर पर पेनल्टी लेके आए हैं। जी, क्या ये सारी बात समझ आ रही है? वहां से एक आखिरी सवाल लेते हैं। पेनल्टी पहले से तय हो गई, उसको पेनल्टी मिल गई, वो तो पे करने को अगर कानून के मुताबिक अगर उसने वायलेट किया लॉ तो कानून को भी पेनल्टी पे करेगा। जी, अब अगेन पेनल्टी अगर तय हो गई और एक बंदे ने कानून भी वायलेट किया तो फिर क्या होगा? क्या दो दो दफा पेनल्टी देगा? अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका जो मामला है वो खाली सिविल है या क्रिमिनल भी है। सिविल मामला क्या होते हैं? इंसानों से जो मामला होते हैं वो सिविल होते हैं। एक इंसान दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसका कोई नुकसान कर दे और उसने जुर्म कोई नहीं किया, उसने सामने वाले बंदे का नुकसान कर दिया, तो ऐसे में वो बंदा अदालत ले जाके अपने आप को कंपनसेशन दिलवाएगा। ये हो गया इंसानों के दरमियान का मामला। हाँ, अगर एक इंसान ने कोई कानून तोड़ दिया तो गवर्नमेंट भी एक तरह की इंसान है, तो गवर्नमेंट आपको जुर्माना करती है कि आपने हमारा कानून तोड़ा, वो आपको जेल में भेजती है या आपको इस तरह की सजाएं देती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका वो है जुर्माना है, ये आपसे सामने वाला बंदा भी रिकवर कर सकता है और गवर्नमेंट भी रिकवर कर सकती है। तो जो सिविल मामला आता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट टैग, पार्टनरशिप ये लोग बता रहे होंगे, और जो क्रिमिनल मामला आते हैं गवर्नमेंट अपने मुख्तलिफ क्रिमिनल लॉज में बता रहे होंगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उससे इतना जुर्माना लेंगे, जो सिग्नल तोड़ेगा उससे इतना जुर्माना लेंगे, जो टैक्स में गबन करेगा उससे इतना जुर्माना लेंगे। तो दिस कैन हैपन कि आपकी एक गलती से दो आपको जुर्माने पड़ जाए। सिग्नल भी तोड़ दी और बाइक में भी टक्कर लग गई, तो जिस इंसान के साथ आपका मामला हुआ है, जिसकी बाइक को आपने नुकसान पहुंचाया, वो अपनी बाइक का नुकसान आपसे ले रहा है, वो डैमेजेस है। और फिर चूंकि आपने गवर्नमेंट का सिग्नल तोड़ा है, गवर्नमेंट का कानून तोड़ा है, तो गवर्नमेंट आके आपको पेनल्टी चार्ज भी कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि उस नुकसान को भरने के बाद आप आजाद हो जाए उस चालान से जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने आके करना है। तो गवर्नमेंट अपने से की पेनल्टी ले रही है क्योंकि आपने कानून तोड़ा है क्रिमिनल लॉ के अंदर, और ये बंदा आपसे सिविल लॉ के अंदर डैमेजेस मांग रहा है क्योंकि आपने इसके साथ बुरा